नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा शुरू करने वाले हैं। आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के उन बुनियादी नियमों की एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे आसपास होने वाली हर एक हलचल को नियंत्रित करते हैं। जरा सोचिए, एक गिरते हुए पत्ते से लेकर अंतरिक्ष में घूमते विशाल ग्रहों तक सब कुछ इन्हीं नियमों से बंधा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही आसान से ढांचे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्य का भौतिक विज्ञान, फिर ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता, उसके बाद गतिज और स्थितिज ऊर्जा पर बात करेंगे, फिर आएगा ऊर्जा का संरक्षण और अंत में हम समझेंगे शक्ति यानी कार्य के दर को। ये सारे विषय एक दूसरे से बहुत ही खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, कड़ी मेहनत असल में होती क्या है? मान लीजिए कोई इंसान दोनों हाथों में किराने के भारी थैले उठाकर बस एक ही जगह पर खड़ा रहे और पसीने से तरबतर हो जाए। क्या वो कड़ी मेहनत कर रहा है? थकान तो यकीनन होगी, लेकिन भौतिक विज्ञान के चश्मे से देखें तो शायद उसने कोई कार्य किया ही नहीं। है ना अजीब बात? हमारी रोजमर्रा की समझ और विज्ञान के वास्तविक नियमों में यही एक बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, कार्य का भौतिक विज्ञान। यहीं से हमारे सारे भ्रम दूर होंगे। देखिए, आम जिंदगी में तो हम किसी भी ऐसी गतिविधि को कार्य कह देते हैं जिससे हमें थकान महसूस होती है, लेकिन विज्ञान का नजरिया थोड़ा अलग है। भौतिकी में कार्य केवल और केवल तभी माना जाता है जब कोई लगाया गया बल किसी वस्तु को उसी की दिशा में खिसकाए यानी विस्थापित करे। अगर कोई इंसान एक भारी दीवार को पूरी ताकत से धकेले लेकिन दीवार अपनी जगह से 1 इंच भी न हिले, तो विज्ञान के अनुसार किया गया कार्य एकदम शून्य है। इसके उलट अगर साइकिल चलाकर कुछ दूरी तय की जाए तो वहां विस्थापन हो रहा है, यानी वहां वास्तव में कार्य हुआ है। अब मजेदार बात यह है कि गणित भी इस बात को एकदम सही साबित करता है। कार्य, जिसे हम W कहते हैं, वो बल और विस्थापन का गुणनफल है। अगर विस्थापन शून्य है तो चाहे आप कितना भी जोर क्यों न लगा लें, कुल कार्य शून्य ही रहेगा। विज्ञान की भाषा में इसे मापने की मुख्य इकाई जूल है। इस बात को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। 4 ऐसी दिलचस्प स्थितियां हैं जहां विज्ञान कहता है कि कोई कार्य नहीं हुआ। पहला, जब कोई बल ही ना हो, जैसे मेज पर शांति से रखी हुई किताब। दूसरा, बल तो लगाया जाए लेकिन कोई हलचल ना हो, जैसे किसी भारी बिस्तर को धकेलना जो अपनी जगह से हिले ही ना। तीसरा बड़ा रोचक है, जब वस्तु चले तो सही लेकिन घूमकर वापस वहीं आ जाए, जैसे हमारी पृथ्वी हर साल सूर्य का चक्कर लगाती है लेकिन 1 साल बाद उसका कुल विस्थापन शून्य होता है, इसलिए तकनीकी रूप से कोई कार्य नहीं हुआ। और चौथा, जब बल और विस्थापन 90 डिग्री यानी समकोण पर हों। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई शख्स एक भारी बॉक्स को ऊपर की ओर उठाए हुए आगे सीधा चलता है तो उस बॉक्स पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य क्या होता है ये तो हम समझ गए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता। आखिर ये कार्य होता कैसे है? आसान शब्दों में कहें तो ऊर्जा वो अदृश्य ईंधन है जो किसी भी कार्य को मुमकिन बनाता है। हमारे आसपास होने वाला कोई भी काम बिना ऊर्जा के हो ही नहीं सकता, चाहे वो सूरज से मिलने वाली धूप हो या फैक्ट्रियों को चलाने वाला जीवाश्म ईंधन। ब्रह्मांड में जब भी कोई कार्य होता है तो असल में ऊर्जा बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है। और हाँ, इसे भी जूल में ही मापा जाता है। चलिए अब अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे गतिज और स्थितिज ऊर्जा की। ये यांत्रिक ऊर्जा के ही 2 बहुत ही अहम हिस्से हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ये वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी भौतिक स्थिति या उसकी गति की वजह से होती है। जरा एक चलते हुए हथौड़े के बारे में सोचिए। जब वो कील पर जोर से प्रहार करता है तो वो वास्तव में अपनी यांत्रिक ऊर्जा को उस कील को लकड़ी के अंदर धकेलने के कार्य में ट्रांसफर कर रहा होता है। अब इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। इसका सीधा सा मतलब है गति की ऊर्जा। दागी गई गोली हो, तेजी से दौड़ती कार हो या टरबाइन को घुमाता हुआ ऊंचाई से गिरता पानी, इन सब में भरपूर गतिज ऊर्जा होती है। इसे 12 mv² के रूप में मापा जाता है। मतलब वस्तु जितनी भारी होगी और जितनी तेज भागेगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, जो एकदम इसके उलट है।
ये एकदम शांत, रुकी हुई लेकिन असीम क्षमता से भरी ऊर्जा है। एक तीरंदाज के खिंचे हुए धनुष की कल्पना कीजिए, या किसी ऊंचे बांध में रुके हुए अथाह पानी की। इन चीजों ने अपनी ऊंचाई, अपने खिंचाव के कारण ऊर्जा को बस अपने भीतर रोककर रखा है। ये विश्राम की ऊर्जा है, जो बस उस एक पल का इंतजार कर रही है जब वो मुक्त होकर गतिज ऊर्जा में बदल सके। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और जादुई हिस्से पर, भाग 4, ऊर्जा का संरक्षण। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा बुनियादी और अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ऊर्जा कभी भी शून्य से पैदा नहीं होती और ना ही ये कभी पूरी तरह से खत्म होती है। ये बस अपना रूप बदलती रहती है। चलिए इसे एक साधारण पेंडुलम के उदाहरण से समझते हैं। जब पेंडुलम झूलते हुए सबसे ऊंचे बिंदु ए पर होता है तो वो एक पल के लिए एकदम रुकता है। वहां स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य। फिर जैसे ही वो नीचे बीच वाले बिंदु बी की ओर आता है, उसकी ऊंचाई शून्य हो जाती है और वो सारी स्थितिज ऊर्जा अब तेजी से गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होती है। यहाँ उसकी गति सबसे तेज होती है। इसके बाद जब वो फिर से ऊपर बिंदु सी की ओर चढ़ता है तो गति कम होने लगती है और स्थितिज ऊर्जा वापस बढ़ने लगती है। ऊर्जा का ये रूप बदलना एक कभी न रुकने वाला बेहद खूबसूरत चक्र है। अगर असल दुनिया की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण का इससे ज्यादा रोमांचक उदाहरण क्या होगा? एक रोलर कोस्टर। जब कार ट्रैक के सबसे ऊपरी हिस्से पर धीरे धीरे पहुंचती है तो अपनी ऊंचाई के कारण उसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर जैसे ही वो ढलान से नीचे गिरना शुरू करती है, वो रुकी हुई ऊर्जा तेजी से गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। कार की गति बढ़ती जाती है, गतिज ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है और यही तो वो पल है जो सवारियों को असली रोमांच देता है। यहाँ कोई नई ऊर्जा नहीं बनी है, बस रूप बदला है। और मजे की बात तो ये है कि ये सब सिर्फ पेंडुलम या रोलर कोस्टर तक ही सीमित नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसी ऊर्जा रूपांतरण की एक अंतहीन सूची है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को भोजन यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है और एक चलती हुई कार ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को पहियों की गति में बदल देती है। सब कुछ बस एक रूप से दूसरे रूप में बह रहा है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, शक्ति यानी कार्य की दर। अब तक हमने कार्य और ऊर्जा की जो भी बात की, उसमें अगर हम समय को जोड़ दें तो हमें मिलती है शक्ति यानी पावर। मान लीजिए 2 छात्र एक ही दूरी तक साइकिल चलाते हैं। दोनों ने कार्य बिल्कुल बराबर किया है, लेकिन एक ने 30 मिनट लिए और दूसरे ने केवल 20 मिनट। तो जिसने 20 मिनट में सफर पूरा किया उसने अधिक शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि उसने उसी कार्य को तेजी से किया। इसे हम वॉट्स में मापते हैं। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े तक ले जाती है, 3,60,000 जूल। जरा सोचिए, एक साधारण 100 वाट के बल्ब को अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए चालू छोड़ दिया जाए तो वो इतनी विशाल विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश में बदल देता है। शक्ति और समय जब मिलते हैं तो ऊर्जा का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बार फिर ऊर्जा और शक्ति के बुनियादी फर्क को बिल्कुल साफ कर लें। ऊर्जा किसी कार्य को करने की कुल क्षमता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्य में कितना समय लगा, जबकि शक्ति उस कार्य को पूरा करने की गति है जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य कितने समय में हुआ। तो इन सब भौतिक नियमों को जानने के बाद अगली बार जब आप अपने आसपास देखेंगे तो दुनिया को सिर्फ रुकी हुई स्थिर वस्तुओं के रूप में मत देखिएगा। इसके बजाय ये सोचिएगा कि कैसे हमारे आसपास मौजूद ये विशाल अदृश्य ऊर्जा इसी क्षण लगातार अपना रूप बदल रही है और इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। क्या हम और आप अपने आसपास ऊर्जा के इस अद्भुत बदलाव को महसूस कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।